हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज हम राजस्थान जेई के लिए सेकंड मॉक टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। इसमें भी हमारे 60 ही क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन आपको पिछली वीडियो की तरह डिटेल में आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है वो लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आपको डिटेल में आंसर देखने को मिलेगा कि ऐसा नहीं है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा या फिर ये जो भी होगा तो हम इसके बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी और भी देंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन फॉल अंडर मेटामॉर्फिक कैटेगरी, यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती है, हमें ये बताना है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या दिया गया है, सैंडस्टोन। ये तो सभी को पता है, पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया था कि ये क्या होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। ग्रेनाइट जो होती है इग्निसिस रॉक होती है। मार्बल जो होती है ये होती है हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमारा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ये जो है ये भी इग्निसिस रॉक ही होती है। उसके बाद थोड़े बहुत एग्जाम्पल आपको और भी पता होने चाहिए कि मेटामॉर्फिक रॉक्स में और कौन कौन से आते हैं। जैसे कि हमारे पास एक स्लेट हो गया, ये भी मार्बल की मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में आता है। स्चिस्ट हो गया, ये भी मेटामॉर्फिक की कैटेगरी में आएगा। नीज हो गया, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक की कैटेगरी में आता है। एक क्वार्टरजाइट होता है, ये भी मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में ही आता है। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये सारे पॉइंट इनमें से कोई ना कोई आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि कौन कौन से मार्बल की कैटेगरी में आते हैं। तो सारे मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिए कि कौन कौन से मेटामॉर्फिक रॉक्स की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन एल्यूमिना इन द फॉलोइंग लिमिट। एल्यूमिना का परसेंटेज जो होता है वो कितना होता है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्यूमिना जो होता है ब्रिक में क्या अभी आपको देता है। तो ये ब्रिक एल्यूमिना जो होता है ब्रिक में आपको प्लास्टिसिटी देता है। प्लास्टिसिटी देता है ताकि आप अपनी जो ब्रिक होती है उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सके। तो प्लास्टिसिटी देता है ब्रिक में एल्यूमिना जो होता है। इसके परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 20 से 30% इसका परसेंटेज रहता है। इन केस अगर ये ज़्यादा हो जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा था कि एल्यूमिना अगर ज़्यादा हो जाए तो ये जब हमारी ब्रिक सूख जाती है तो वो श्रिंक एंड ब्राफ करता है, श्रिंक एंड बार्फ करता है ड्यूरिंग ड्राइंग एंड वर्निंग। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, श्रिंक एंड बार्फ, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, ड्यूरिंग स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम, स्लैकिंग एक्शन ऑफ लाइम द वॉल्यूम। स्लैकिंग की एक्शन जब भी होता है, यानी इट मीन्स कि जब आप मान के चलो कि एक सीमेंट जो होता है उसमें जब आप पानी मिलाते हैं तो पानी से क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होती है वो जनरेट होती है। इसके ऐसे ही लाइम जो होता है उसमें जब आप पानी मिलाते हैं तो स्लैकिंग प्रोसेस होती है। तो बोल रहा है कि स्लैकिंग जब भी आप लाइम में पानी डालेंगे तो स्लैकिंग होगी। तो स्लैकिंग से हमारा लाइम जो होगा उसकी वॉल्यूम जो होगी वो बढ़ेगी, घटेगी, या फिर वैसी रहेगी, या फिर कुछ नहीं रहेगी। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जब भी आप लाइम में पानी डालते हैं तो उसकी जो वॉल्यूम होती है वो बढ़ जाती है। 2 से लेकर 2.5% उसकी वॉल्यूम जो है बढ़ जाती है। ये पॉइंट जो है वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कितनी वॉल्यूम बढ़ती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हर एक पॉइंट्स में डीपली आपको समझा रहा हूँ कि ये इससे ये होता है। अगला देखिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ पोजलाना सीमेंट एज कंपेयर टू पोर्टलैंड सीमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ सेटिंग रिमेन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रेट ऑफ इंक्रीज कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है पोजोलैनिक सीमेंट की, जब हम उसको पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर करें ड्यूरिंग फर्स्ट वीक में, फर्स्ट 7 डेज में हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। पोर्टलैंड सीमेंट जो है, पोर्टलैंड सीमेंट जो है उसको पोर्टलैंड सीमेंट से कंपेयर कर रहे हैं तो बहुत ही स्लो इंक्रीज होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे कुछ और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट की अगर हम पोजलैनिक सीमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसका जो हाइड्रेशन होता है वो बहुत ही स्लो होता है। हाइड्रेशन जो रहता है वो बहुत ही स्लो रहता है एज कम्पेयर टू ओपीसी की अगर हम बात करें। यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन चल रहा है तो ये जो होता है इसका हाइड्रेशन कम होता है एंड जनरेट लेस हीट एंड मोर सूटेबल फॉर मास कंक्रीटिंग। लेस हीट जो है वो, हाइड्रेशन कम है तो इट मीन्स कि लेस ही हीट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा उसका कम होगा एंड इसको हम यूज करेंगे मास कंक्रीटिंग के लिए।
मास कंक्रीट के लिए पोज़ोलैनिक सीमेंट आप यूज करते हैं, ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ वाटर सीमेंट रेशियो इन ए सीमेंट इज इंक्रीज, वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज क्या रिमेन या फिर नन ऑफ द एबव। अगर हम अकॉर्डिंग टू अब्राहम लॉ जो है वाटर सीमेंट रेशियो का, उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो इस उसने स्पेशली मेंशन किया हुआ कि स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो किस पर डिपेंड करती है, स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो पर डिपेंड करती है जो हमने मिक्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर हमारी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। इस चीज को आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द साइज ऑफ क्यूबिकल मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। देखिए सीमेंट और कंक्रीट की अलग अलग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो उनके लिए जो साइज होता है क्यूब का वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि किसके लिए हम कितना साइज यूज़ करते हैं, ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात आती है तो ये वो हमारे आईएस कोड, इस आईएस कोड में आता है 180। इस आईएस कोड में आपको क्यूब साइज जो होता है जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए रिकमेंडेड किया गया है वो आता है। तो अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो 70.6 mm क्यूब का साइज होता है। अगर हम कंक्रीट की बात करते हैं तो 150 mm क्यूब का साइज होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम सीमेंट की यहाँ पे बात कर ही रहे हैं तो सीमेंट के बारे में यहाँ पे थोड़ी बहुत जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ। यहाँ पे जो मिक्स जो हो रहता है इनकी जो रेशियो रहता है 1:3 रहता है, 1 सीमेंट 3 सैंड। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर यहाँ पे ये चीज़ पूछ ली जाए कि आप जब भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं तो आप सीमेंट जो होता है कितने केजी या फिर ग्राम लेते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो 200 ग्राम आप सीमेंट लेते हैं, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर क्यूब का जो टेम्परेचर की बात करते हैं हम कि क्यूब के लिए हम टेम्परेचर जो है वो कितना रखते हैं, तो 20 ±1 डिग्री सेल्सियस इतना आप टेम्परेचर रखते हैं 24 आवर के लिए। ह्यूमिडिटी की बात करें तो वो 90% ही होती है, चाहे कोई भी केसेस हो। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब भी आप टेस्ट करते हो तो 3 टेस्ट स्पेसिमेन ही, इनके 3 ही टेस्ट करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि कौन सा होता है पित होती है, मैंने आपको पूरा डायग्राम ही बता दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, द मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू फॉर बिटुमेन मिक्स फॉर हैवी ट्रैफिक शैल नॉट बी लेस देन, शैल नॉट बी लेस देन। मार्शल स्टेबिलिटी वैल्यू जो होती है हैवी ट्रैफिक के लिए, हैवी ट्रैफिक की बात हो रही है यहाँ पे, मीडियम ट्रैफिक की बात नहीं हो रही है, हैवी ट्रैफिक की बात हो रही है। तो हैवी ट्रैफिक की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन होता है 910 केजी से, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। हैवी ट्रैफिक के लिए 910 से ज़्यादा होता है। इन केस ऑफ मीडियम ट्रैफिक की बात करें तो 545 से लेकर 910 केजी होता है। ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। हैवी और मीडियम दोनों से हो सकता है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाए, दोनों में से किसी एक से। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉलम ऑफ लेंथ 1.5 मीटर इज पिन एट बोथ एंड एंड उसका रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है, 150 mm है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होगा। ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। तो स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है वो आप सभी को पता है कि स्लेंडरनेस रेशियो जो होता है हम कैसे उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। इफेक्टिव लेंथ ओवर रेडियस ऑफ गायरेशन, इफेक्टिव लेंथ हमारे पास इतनी दी गई है, mm में वैल्यू कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि दूसरी वैल्यू mm में दी गई है। 1500 आ गया ओवर 150, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो इसको हम फाइंड आउट करेंगे 10 mm हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादा वहाँ पे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगला देखिए, इन ए सिंपल सपोर्टेड बीम, सिंपल सपोर्टेड बीम की बात हो रही है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन ओकर एट ए डिस्टेंस ऑफ, ये आई थिंक HPJE में क्वेश्चन पूछा गया था। तो वो कहाँ पर होता है, H/6 फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ पर आपको देखने को मिलता है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है। अगला देखिए, एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग,
बैड रेंजिंग की वजह से कौन सा एरर आता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए बैड एरर जो होता है वो कौन सी कैटेगरी में आता है, कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर। अब आपको ये पता होना चाहिए कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर होता क्या है। ये एक एरर ऐसा होता है जो हमने लेंथ मेजर की है वो एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा होती है, उसको हम कम्युलेटिव पॉजिटिव एरर बोलते हैं। ये एरर कैसे आ सकता है, अब मान के चलो कि हमने जो चेन है वो बहुत ही केयरलेस से पकड़ी हुई है, उस वजह से ये एरर आ सकता है, एक्सीडेंटल एरर आ सकता है। इस तरह के एरर जो होते हैं वो इसी की कैटेगरी में ही आते हैं, कम्युलेटिव एरर पॉजिटिव की कैटेगरी में ही आते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन इज, ट्रू मेरिडियन जो होता है वो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ट्रू मेरिडियन जो होता है वो कन्वर्ज होता है एट ए पॉइंट कोल्ड पोल पर। पोल पर क्या होता है, ये कन्वर्ज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एब्सेंस ऑफ स्पेरिकल एवरेशन इन ए टेलीस्कोप इज कॉल्ड। एब्सेंस किसकी एब्सेंस बता रहा है, यानी कि वो उपस्थित नहीं है, ऑफ स्पेरिकल एवरेशन इन ए टेलीस्कोप इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम एल्प्लिनेशन बोलते हैं, एल्प्लेनेशन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, पॉइंट ऑफ कर्व। पॉइंट ऑफ कर्व ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज, पॉइंट ऑफ कर्व जो होता है वो क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट। पॉइंट ऑफ कर्व या फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट जो होता है वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी भी कर्व का, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ए कर्व उसको हम पॉइंट ऑफ कर्व बोलते हैं या फिर पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट बोलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग वर्क आर डन साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। फील्ड वर्क एंड प्लॉटिंग जो है दोनों साथ साथ करते हैं, ऐसा कौन सा सर्वेइंग है, तो मैंने आपको प्लेन टेबल सर्वेइंग में बताया था कि दोनों चीज़ें हम इकट्ठी ही करते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन बी इलिमिनेट बाय रेसिप्रोकल मेजरमेंट इन डिफरेंशियल मेजरमेंट। कौन सा एरर होता है, तो दोनों ही एरर जो होते हैं वो इलिमिनेट किए जा सकते हैं, एरर ड्यू टू अर्थ कर्वेचर एंड एटमॉस्फेरिक रेफ्रेक्शन। फर्स्ट ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंटूर लाइंस मर्ज और क्रॉस वन अनदर ऑन मैप इज इन केस ऑफ। देखिए यहाँ पर आपसे सिंपली यही पूछा जा सकता था, ये नहीं होता, हो सकता है कि आपको ये ना दिया हो, कंटूर लाइंस मर्ज ऑन द मैप इन केस ऑफ, ऐसा भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता था। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा, तो कुछ भी हो सकता है, ऑल ऑफ द एबव हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग वर्टिकल सर्कल टू द राइट ऑफ द ऑब्जर्वर इफ इट इज ओरिजिनली टू बी द लेफ्ट एंड वाइस वर्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, चेनेजिंग फेस हम उसको बोलते हैं। थर्ड हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉस हेयर इन सर्वेइंग टेलीस्कोप आर फिटेड। क्रॉस हेयर जो होता है आप उसको टेलीस्कोप में कहाँ पर फिट करते हैं, ये क्वेश्चन भी हमने वहाँ पे डिस्कस किया था अपने वीडियो में जब हम टेलीस्कोप का डिस्कस कर रहे थे। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों सेक्शन में क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट वाइज बना के रखी हुई, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर लाइन मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग इज यूज्ड फॉर। सेंटर लाइन मेथड जो होता है एस्टिमेट का वो किसके लिए यूज होता है, वो बिल्डिंग के लिए यूज होता है, चाहे हमारी किसी भी तरह की बिल्डिंग हो, इन सभी के लिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सेंटर लाइन मेथड जो होता है वो बिल्डिंग के लिए ही यूज होता है, चाहे किसी भी तरह की हो। यहाँ पे आपको क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने के लिए बताया गया था, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डीपीसी जो होता है जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसको भी आप याद रखिए। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यही देखेंगे डीपीसी, या
इसकी फुल फॉर्म कई लोग होते हैं कि भूल जाते होंगे या फिर उनको पता ही नहीं होगा कि डीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डैम प्रूफ कोर्स उसकी फुल फॉर्म होती है। इसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर ही होता है। अगला देखिए, फॉलोइंग आइटम आर मेजर इन केजी। कौन सी आइटम यहाँ पे दी गई है जिसको हम मेजर केजी में करते हैं? तो माइल स्टील रेनफोर्समेंट जो होता है उसको केजी या क्विंटल में हम मेजर करते हैं, बाकी कोई भी आंसर नहीं होगा। अगला देखिए, ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस जो है वो यानी कि वो आगे पीछे हो गया, मान के चलो कि वो बढ़ गया है। ओके, रिवाइज एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इफ द सैंक्शनड एस्टिमेट एक्सीड। क्या आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5% से एक्सीड हो जाए तब हम एस्टिमेट को रिवाइज कर सकते हैं, करते हैं। मान के चलो कि आपने जो एस्टिमेट बनाया था वो 100 रुपये था। ओके, तो जब प्राइस बढ़ गया तो उसकी तरह से प्राइस बढ़ गया तो आप चाहते हैं कि हमारा एस्टिमेट रिवाइज हो, तो आपका जो एस्टिमेट है वो 105% होना चाहिए, तब वो रिवाइज एस्टिमेट की कैटेगरी में आता है। एक्सपेक्टेड आउट टर्न की अगर हम बात करें सीसी की 1:2:4, ये M15 की कैटेगरी में आता है। फॉर्मेशन पर डे विल भी, कितना काम करेगा वो? 5 क्यूबिक मीटर वो काम करता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ अगर आपसे पूछ ली जाए कि लाइम कंक्रीट जो आप फाउंडेशन में बिछा रहे हैं उसके लिए 8.5 क्यूबिक मीटर एक आदमी काम करता है। रेनफोर्स ब्रिक वर्क की अगर हम बात करें तो वो कितना काम करेगा? 1 क्यूबिक मीटर ही काम करता है। आरसीसी की वर्क की अगर हम बात करें, आरसीसी वर्क जो होता है उसके लिए 3 क्यूबिक मीटर वो काम करता है। ये सारे फैक्टर इंपॉर्टेंट है भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखिए ये राजस्थान जेई का एग्जाम पेपर है, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन सभी का नॉलेज जो वो होना चाहिए। उसके बाद देखिए लक्सट्राइन सॉइल आर सॉइल। लक्सट्राइन सॉइल जो होती है वो किस तरह की सॉइल होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सो जो पानी सॉरी जो लक्सट्राइन सॉइल होता है वो पानी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको हम लक्सट्राइन सॉइल बोलते हैं। ये आपको लेक जो होती है वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, लेक बेड जो होती है वहाँ पर ये आपको मिलती है। ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स, टोटल वॉइड्स की बात हो रही है, ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? एयर कंटेंट, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ओके, तो ये होता है एयर कंटेंट। लेकिन हमारे पास एक आप यहाँ पे कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार इसका वॉइड रेशियो आंसर होना चाहिए था, लेकिन वॉइड रेशियो जो होता है वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है ओवर टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ये होता है टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के। वैसे टोटल तो नहीं होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल या फिर सॉलिड होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एयर कंटेंट क्या होता है एंड वॉइड रेशो क्या होता है। अगला देखिए, रेंज वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की परसेंटेज में हमें बताना है, तो इसका परसेंटेज 0 से 100 ही रहता है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, ये HPJE में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये वाला क्वेश्चन जो है, एक बार 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, एक बार आई थिंक आगे भी कहीं पूछा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सोइल हैज ए बल्क डेंसिटी कितनी है? 22 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर है एंड वाटर कंटेंट कितना है? 10% है। ड्राई डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ड्राई डेंसिटी जो है हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि वाई डी गामा डी हमें फाइंड आउट करना है। ड्राई डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो गामा बी यानी कि बल्क डेंसिटी ओवर 1+W, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से डायरेक्टली आप वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास वाई वी की वैल्यू दी गई है 22 दी गई है, ओवर 1+W की वैल्यू परसेंटेज में दी गई है। इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 0.1 आ जाएगा हमारे पास। तो इसको जब भी आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 20 आंसर आ जाएगा, यानी कि 20 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, पाइक्रोमीटर इज यूज टू डिटरमाइन। पाइक्रोमीटर जो होता है ये भी क्वेश्चन HPJE में पूछा गया है 2 बार। तो वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी को ये फाइंड आउट कर सकता है।
ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाइक्रोमीटर जो होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करता है, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करता है, ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। वाटर कंटेंट तो करता ही है, लेकिन ये स्पेसिफिक ग्रेविटी को फाइंड आउट करता है सिर्फ कोहेजन लेस सॉइल जो होते हैं, कोहेजन लेस यानी कि सैंड ग्रेवल वगैरह हो गए, इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है उसको फाइंड आउट करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वाटर कंटेंट इन ए सॉइल एट विच सॉइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल व्हेन रोलर इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm इन डायमीटर, उसको हम प्लास्टिक लिमिट ही बोलते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कॉफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो होती है सॉइल की, वो क्या होती है, तो वो इंक्रीज होती है अगर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो। परमेबिलिटी जो होती है वो आपको बताइए कि क्या होती है, जिसके अंदर पानी फ्लो कर सकता है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा सॉइल के अंदर वॉइड्स जो होंगे वो बढ़ेंगे, तो इट मीन्स कि कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो रहेगी वो भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन जो होता है उसको हम यूज करते हैं किसको कैलकुलेट करने के लिए, तो रेट ऑफ सेटलमेंट, टाइम रेट ऑफ सेटलमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, इन सितु वेन शेयर टेस्ट। इन सितु वेन शेयर टेस्ट जो होता है इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ, किसकी शेयर स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करता है, कोहेसिव सॉइल जो होती है, कोहेसिव सॉइल। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कोहेसिव सॉइल यानी कि सैचुरेटेड क्ले जो होती है, सैचुरेटेड क्ले मोस्टली, ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इन केस अगर आपसे पूछ लिया जाए डायरेक्ट शेयर जो होता है, डायरेक्ट शेयर जो होता है, तो ये क्या करता है, सैचुरेटेड सैंड को करता है, सैचुरेटेड सैंड को डिटरमाइन करता है, यानी कि नॉन कोहेसिव सॉइल को। वेन शेयर टेस्ट एंड डायरेक्ट शेयर टेस्ट, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ पे सैचुरेटेड सैचुरेटेड का है, फंडा चला हुआ है, लेकिन सैंड एंड क्ले का है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कोहेसिव एंड कोहेजनलेस का फंडा है, इसलिए इन दोनों को मैंने बताया। बाकी मैं आपको और भी बता सकता है, लेकिन ये दोनों कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ इनके बारे में। अगला देखिए, फॉर सैचुरेटेड सॉइल, सैचुरेटेड सॉइल की जब भी बात करते हैं, स्केम्पटन पोर फ्रेशर कॉम्पिशेंट बी इज, तो वो बी जो होता है वो 1 होता है। अगला देखिए, लैटरल अर्थ प्रेशर ऑन रिटेनिंग वॉल। लैटरल अर्थ प्रेशर जो होता है रिटेनिंग वॉल पर, वो प्रोपोर्शनल होता है टू द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल, प्रोपोर्शनल होता है इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द सॉइल के बराबर। अगला देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू जो होती है टाइलर्ड स्लेट स्टेबिलिटी नंबर इज। सर फ्रेंड, इसका इसका आंसर जो है गलत बता दिया मैंने, इसका आंसर ये वाला होगा, प्रोपोर्शनल होता है, डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, डेप्थ के प्रोपोर्शनल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ टाइलर स्लेट स्टेबिलिटी नंबर इज, क्या होता है, तो ये मैंने एक बार पहले भी शायद ये क्वेश्चन करवाया हुआ था। बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल किस पर डिपेंड करती है, बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की किस पर डिपेंड करती है, साइज ऑफ पार्टिकल, शेप ऑफ पार्टिकल, कोहेजन प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल, इन सभी पर डिपेंड करती है बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है। अगला देखिए, इन प्लेट लोड टेस्ट टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी, प्लेट लोड टेस्ट जो होता है, प्लेट लोड टेस्ट, ओके, बेयरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करता है। इफ सॉइल इज सैंड, सॉइल हमारा सैंड है, देन बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ फुटिंग इज, बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है फुटिंग की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है विड्थ ऑफ फुटिंग के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज़ को आप याद रखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखिए, हाइड्रोलॉजी इज द साइंस विच डील्स विद, हाइड्रोलॉजी एक साइंस है जो डील्स करता है किससे, हाइड्रोलॉजी की जब भी आप बात आती है तो हाइड्रो
पानी से रिलेट कर रहा है, आपको पता है कि हाइड्रो प्रोजेक्ट होता है तो पानी से ही रिलेट करता है, तो इट मीन्स कि ये पानी से ही रिलेट करेगा। तो यहाँ पे देखिए सभी ऑप्शन में पानी पानी ही दिया गया है, लेकिन हाइड्रोलॉजी तो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट यानी कि अंडर वाटर में ही आता है, सरफेस एंड अंडर वाटर से ये डील करता है, संबंध रखता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रेन गेजेस यूज्ड फॉर मेजरिंग रेन इन रिमोट हिली इनएक्सेसिबल एरिया। इनएक्सेसिबल एरिया की जब भी बात आती है उस केस में हम टिपिंग बकेट टाइप का रेन गेज जो होता है उसको यूज करते हैं। अगला देखिए, रन ऑफ इंक्रीज विद। रन ऑफ जो होता है वो इंक्रीज होता है, कब इंक्रीज होता है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। रन ऑफ, अगर हमारी रेन की इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज होगी तो रन ऑफ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, 60 क्वेश्चन करवा रहा हूँ हर एक वीडियो में, उतने क्वेश्चन को करवाने में अदर यूट्यूबर जो होते हैं वो मोस्टली 1 से लेकर 2 घंटे लगाते हैं। तो मैं आपको 30-40 मिनट में ही क्वेश्चन को सॉल्व करके दे रहा हूं और डिटेल में आंसर बता रहा हूं। सिंपली आपको वीडियो देखनी है और आप कॉपी पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो वीडियो को यार शेयर करो, हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को शेयर करना बनता है, वीडियो को लाइक करना बनता है, कमेंट करना बनता है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो करना बनता है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम इज सुटेबल व्हेन। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम जो होता है वो किसके लिए सूटेबल होता है? व्हेन लैंड ग्रेडियंट जो होता है वो स्टीप होता है एंड सोइल जो होता है इजीली इरोडेबल होता है। अगला देखिए, द टाइम फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट द क्रॉप इज कॉल्ड। एक टाइम ऐसा होता है, किसके बीच का टाइम है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, पहले किसी फसल को बा रहे हैं, उगवा रहे हैं, फिर उसके बाद हम उसको काट रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस वाला टाइम होता है, कौन सा पीरियड होता है, उसको हम बोलते हैं क्रॉप पीरियड। क्रॉप पीरियड होता है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि बेस पीरियड। अब बेस पीरियड क्या होता है, यहाँ पर भी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बेस पीरियड जो होता है, मान के चलो कि आपको अपनी फसल जो है वो उगानी है, तो आप उस समय जो पानी देंगे, फर्स्ट वाटरिंग ऑफ ए क्रॉप एट द टाइम ऑफ सोइंग, ओके, टू द बिफोर, जब आप उसको फसल को काटते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, उससे पहले जो आप पानी देते हैं, उन दोनों को जो डिफरेंस होता है उसको हम बेस पीरियड बोलते हैं। ये चीज़ भी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप सीरियसली लेना, क्योंकि देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, वीट जो होता है उसका डेप्थ, ऑप्टिमल डेप्थ पूछी गई थी कोर वाटरिंग के लिए। अब राइस की पूछी गई है, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में राइस की भी बताई थी, वीट की भी बताई थी, शुगर केन की भी बता दी थी। तो राइस की ये होती है 19 सेंटीमीटर, बीट की अगर हम बात करें तो 13.5 सेंटीमीटर होती है, शुगर केन की बात करें तो 16.5 सेंटीमीटर होती है। सभी की मैं आपको यहाँ पे बता ही देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि अगले आपके एग्जाम में शुगर केन की आपसे पूछ ली जाए, तो अगर आपको पता होगा तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखिए, सीरियल क्रॉप्स द मोस्ट कॉमनली अडोप्टेड मेथड ऑफ इरिगेशन इज, तो उसके लिए आप चेक मेथड जो होता है उसको ही यूज करते हैं। अगला देखिए, द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिटेन बाय सब सॉइल अगेंस्ट ग्रेविटी इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पेसिफिक रिटेंशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू लेसिस थ्योरी। लेसिस थ्योरी जो है, यहाँ पर एचपीजेई से भी क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन वहाँ पर न्यूमेरिकल पूछा गया था। अब यहाँ पे लेसिस थ्योरी में पूछा गया है हमसे कि लेसिस थ्योरी, सिल्ट स्पॉटिंग एडी आर जनरेटेड फ्रॉम। एडी जो होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, एडी जो होते हैं वो कहाँ से जनरेट होते हैं, बॉटम एज वेल साइड कैनाल जो होते हैं वहाँ पर एडी वगैरह जो होते हैं वही बॉटम और साइड ऑफ चैनल जो होता है वहाँ पर एडी वगैरह जनरेट होते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगले देखिए, शेप ऑफ लाइन कैनाल। लाइन कैनाल जो होती है उसकी शेप जो होती है, जो कि रिकमेंडेड की गई है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, तो वो ट्रैपेजॉइडल शेप ही होती है।
ये क्या है। अब यहाँ पे देखिए NBS की फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछ ली जा सकती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी फुल N फॉर नेशनल, B फॉर ब्यूरो, S फॉर स्टैंडर्ड, नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड। इसके अकॉर्डिंग ट्रेपेजॉइड साइड शेप होती है लाइन कैनाल की। अगला क्वेश्चन देखिए, पीछे तो फॉलोइंग कैटेगरी बेस्ट डिस्क्राइब द हीराकुंड रिजर्वॉयर। हीराकुंड जो बांध है जो कि इनमें से बेस्ट कैटेगरी को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर बनाया गया है। महानदी पर बनाया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। अबाउट 15 किलोमीटर फ्रॉम संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा इन इंडिया। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है। एंड ये किसको डिस्क्राइब करता है, हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये रिजर्वॉयर फॉर फ्लड कंट्रोल के लिए डिस्क्राइब करता है, पावर जनरेशन के लिए डिस्क्राइब करता है, एंड इरिगेशन पर्पज के लिए। इन तीनों फैक्टर को ये डिस्क्राइब करता है। तीनों चीज़ों के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगला देखिए, इन लिमिट स्टेट मेथड ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड एक्सिली कंप्रेशन कंक्रीट ऑफ बीम एज पर हमारे IS कोड। तो मैक्सिमम स्ट्रेन की अगर बात करते हैं एक्सिली कंप्रेशन कंक्रीट ऑफ बीम में, तो वो ये होता है। ओके, इन केस ऑफ अगर आपसे एक्सिली कंप्रेसिव एंड बेंडिंग स्ट्रेस पूछ लिया जाए एक्सट्रीम आउटर मोस्ट फाइबर में, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगला देखिए, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द डिफ्लेक्शन ऑफ कंटिन्यूस बीम। कंटिन्यूस बीम को अगर आपको डिफ्लेक्शन जो कंट्रोल करनी है, तो अलाउड लिमिट जो होती है स्पैन टू डेप्थ की, वो क्या होती है, ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है। कैंटिलीवर की अगर हम बात करें तो उसके लिए 7 होती है। सिंपली सपोर्टेड की बात करें तो 20 होती है। कंटिन्यूस की बात करें तो वो 26 होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, कौन सा आइस कोड है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर से रिलेट करता है। ऐसा कौन सा डिजाइन है, आइस कोड है जो कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंस से रिलेट करता है, तो वो हमारा आइस कोड है 1893। 1893 जो है ये आइस कोड जो है वो अर्थक्वेक से रिलेट करता है। ये चीज़ वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला देखिए, इन ए RCC कैंटिलीवर बीम विच इज सब्जेक्टेड टू डाउनवर्ड लोड। RCC का कैंटिलीवर बीम है जिसके ऊपर डाउनवर्ड लोड लग रहा है। टेंशन रेनफोर्समेंट नीड बी प्रोवाइडेड एट। टेंशन रेनफोर्समेंट जो होती है आप कैंटिलीवर में, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए बनाया गया है। कैंटिलीवर में आप टेंशन रेनफोर्समेंट टॉप पर प्रोवाइड करते हैं, बॉटम जो होता है वो कंप्रेशन जोन का होता है। बाकी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे इस वीडियो का। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्केलिंग ऑब्जेक्ट मेक देम। स्केलिंग ऑब्जेक्ट जो होता है मेक देम स्मॉलर बिगर, ईदर स्मॉलर और बिगर, नन ऑफ द अबव। स्केल फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो ग्रेटर देन होता है 1। स्केलर फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, लेकिन किसके लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्केलर फैक्टर जो होता है वो ग्रेटर देन 1 है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इन ए लार्ज ऑब्जेक्ट टू चेक फॉर ऑल मिनट्स डिटेल के लिए ग्रेटर देन 1 होता है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या होगा, इधर स्मॉल और बिगर हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो को यार शेयर करो, हमारी मेहनत के लिए वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।